नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पुनर्जागरण काल में साहित्य में आने वाले परिवर्तनों के बारे में और इस समय साहित्य के क्षेत्र में होने वाले विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अभी तक हमने समझा कि रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बारे में हमने बात की। आज हम रेनेसां के फलस्वरूप साहित्य में जो परिवर्तन आए या साहित्य जिन परिवर्तनों को रेखांकित करता है, जो कि एक तरीके से रेनेसां का दर्पण माने जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं रेनेसां लिटरेचर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य करके नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई, तो इस नवीन का निर्माण का जो प्रभाव है वो साहित्य, कला, विज्ञान, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन भाषा में किया जाता था या यूनानी भाषाओं में किया जाता था। जो भी देशी भाषाएं थी, जिसे हम इंग्लिश में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस कह सकते हैं, उन्हें असभ्य माना जाता था। उस समय लैटिन ही मुख्यतया अध्ययन अध्यापन की भाषा थी, लेकिन पुनर्जागरण काल में विभिन्न देशों में लोगों के द्वारा अपनी अपनी मातृभाषाओं में, जैसे कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, इंग्लिश, डच, स्वीडिश जैसी भाषाओं में साहित्य का सृजन किया जाने लगा। भाषा के परिवर्तन के साथ साथ पुनर्जागरण काल के साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता विषय वस्तु की थी। मध्यकालीन साहित्य जहाँ मुख्यतया धर्म से संबंधित विषयों पर ही केंद्रित होता था, वहीं पुनर्जागरण काल के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके क्रियाकलापों पर महत्व दिया जाने लगा। अब इस समय जो साहित्य था वो आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया। शैली की दृष्टि से भी पुनर्जागरण काल में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। साहित्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले शैली का जो परिवर्तन है वो कविता में दिखाई देता है, पोएम्स में, पोएट्री में दिखाई देता है। इस समय जो दरबारी कवि थे, उन्होंने दरबारी कवियों के अनुकरणों को छोड़ करके कवियों के द्वारा नए पदबंधों को अपनाया गया, नए विषयों को अपनाया गया। नाटक में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें व्यंग्य का प्रयोग जो है वो बढ़ जाता है। गद्य लेखन में महत्वपूर्ण विकास होता है। गद्य यानी कि प्रोज। पहले गद्य का प्रयोग केवल विद्वतापूर्ण विवेचना के लिए ही किया जाता था। यहाँ तक कि कहानियाँ भी कविता के रूप में लिखी जाती थी। लेकिन अब गद्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और अब कथा साहित्य का माध्यम जो था वो गद्य हो गया। गद्य कला यानी कि प्रोज राइटिंग एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में उभर कर सामने आने लगी। तो ये कुछ चेंजेस के बारे में बात की। हम अब बात करते हैं इटालियन लिटरेचर के बारे में, क्योंकि पुनर्जागरण की लहर, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले इटली से शुरू हुई और इसका कारण भी हमें पता है। इटली की जो भौगोलिक स्थिति है, क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों के बाद जो व्यापार का एक तरीके से रिवाइवल हुआ है या व्यापार जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, उस वजह से इटली में बहुत सारे सिटी स्टेट्स यानी कि नगर राज्यों की उत्पत्ति हुई और इन नगर राज्यों का जो शासन तंत्र है वो बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग था। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जहाँ इटली का माहौल शहरी था, वहीं यूरोप के अन्य देशों का माहौल जो था वो ग्रामीण था। और शहरी क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान के बहुत सारे अवसर मौजूद होते हैं। तो यही कारण है कि इटली से ही शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इटली से पुनर्जागरण काल की शुरुआत हम मानते हैं। तो यह स्वाभाविक ही था कि इटली से ही साहित्य के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हो। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण का संदेश देखने को मिलता है, उनमें आते हैं मेनली दांते और पेट्रार्क। दांते पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोलचाल की भाषा में साहित्य का सृजन किया। उनका जो सबसे प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है उसका नाम है द डिवाइन कॉमेडी। इसकी रचना उन्होंने अपनी मातृभाषा टस्कनी में की। टस्कन इटली में एक प्रदेश का नाम है और इस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को टस्कनी कहा जाता था, जो कि दांते की मातृभाषा थी। यह टस्कनी भाषा ही फिर आगे चलकर के इटली की साहित्यिक भाषा बन गई। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक जो है
उसकी विषय वस्तु है मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। दांते इस पुस्तक में मृत्योपरांत आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। इस रचना के द्वारा दांते मनुष्य को नैतिक और संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा देते हैं। यद्यपि यह पुस्तक जो है उसकी विषय वस्तु मध्यकालीन है और अध्यात्म से रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो साहित्यिक श्रेष्ठता है और लोक भाषा में इसकी रचना करने के कारण यह आध्यात्मिक विषय भी एक सरस रूप में चित्रित हो पाया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें दांते जो है वो अपनी बुक को शो कर रहे हैं, डिवाइन कॉमेडी को, और पीछे उनके पीछे जो इमेज है वो एक तरीके से एक तरफ तो हेल को दिखा रही है और दूसरी तरफ दिखा रही है हेवन को। ये एक फ्रेस्को पेंटिंग है जिसमें दांते को इस तरीके से चित्रित किया गया है। तो हमने जाना दांते के बारे में। दांते की दूसरी जो रचनाएं हैं उनमें विता नुआ और द मोनार्किया श्रेष्ठ हैं। विता नुआ जहाँ प्रेम गीतों का संग्रह है, वहीं द मोनार्किया जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में दांते के विचारों को बताती है। दांते के बाद जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनका नाम है पेट्रार्क। लेकिन क्योंकि हम पेट्रार्क के बारे में, उनके फैमिलियर लेटर्स और उनके मानववाद को लेकर कंट्रीब्यूशन के बारे में इससे पहले के वीडियो के बारे में चर्चा कर चुके हैं जब हमने ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद को समझा था, तो अब हम बात करेंगे पेट्रार्क के शिष्य बुकासियो के बारे में। बुकासियो जो है उन्हें इतालवी गद्य यानी कि इटालियन प्रोज का जनक माना जाता है। उनकी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसका नाम है डेकेमेरॉन। इसमें कुल 100 कहानियों का संग्रह है और इस कॉमिक संग्रह में कहानी कहने की एक नई शैली का विकास किया गया है। इसमें कहानियों के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन इतालवी संपन्न और संभ्रांत समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। इस पुस्तक में अनेक कहानियों के माध्यम से यूरोप में 1348 में 13th सेंचुरी में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन किया है और लोगों तक मानवता और दया का संदेश पहुंचाने की चेष्टा लेखक के द्वारा की गई है। लौकिक विचारों के लिए प्रसिद्ध बुकासियो की दूसरी रचना है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। इसमें बुकासियो ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान किस प्रकार से मानव को नैतिक, गुणवान और बुद्धिमान बनाता है। दांते, पेट्रार्क, बुकासियो के अतिरिक्त इतालवी लेखकों में एरियास्ट्रो, टासो, सेल्यूतानी आदि पुनर्जागरण काल के साहित्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इटालियन लिटरेचर के बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। क्योंकि पुनर्जागरण सिर्फ इटली तक केंद्रित नहीं रहा, इटली के बाद यह नॉर्दर्न यूरोप में फैला, जिसे हम नॉर्दर्न रेनांसा के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। तो स्वाभाविक ही था अन्य देशों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो इंग्लैंड में किस तरीके से अंग्रेजी साहित्य का विकास होता है। 13वीं सदी तक इंग्लैंड के जो संपन्न लोग थे, एलाइट क्लास जो थी इंग्लैंड की, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी और सामान्य लोग बोलते थे सैक्सन लैंग्वेज। लेकिन फिर धीरे धीरे इन दोनों ही भाषाओं का महत्व कम होता गया और एक नई भाषा अंग्रेजी का उदय हुआ। फ्रेंच भाषा एलिट क्लास लैंग्वेज शुरू से ही मानी जाती थी, न सिर्फ फ्रांस में बल्कि फ्रांस से बाहर भी। लेकिन इसको रिप्लेस करके एक नई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो उदय होता है। प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो है पोएट चौसर। आप में से जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा चौसर के बारे में, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जो कि एंग्लो सैक्सन और आधुनिक अंग्रेजी भाषा के बीच की कड़ी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है कैंटरबरी टेल्स। इस रचना में चौसर के द्वारा कैंटरबरी की यात्रा, कैंटरबरी एक जगह का नाम है, कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण और दोषों का विनोदपूर्ण वर्णन किया है। जिस प्रकार दांते की रचनाओं में हमें मध्ययुगीन विचारों की झलक मिलती है क्योंकि वह आध्यात्मिक विषय पर लिखी गई है, ठीक वैसे ही चौसर की रचनाओं में इंग्लैंड के मध्यकालीन समाज की झलक हमें देखने को मिलती है। चौसर के बाद पुनर्जागरण की विचारधारा को इंग्लैंड में आगे बढ़ाने का कार्य किया जॉन कॉलेट और थॉमस मूर ने। जॉन कॉलेट लंदन में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल के डीन थे।
संत पाल के विचारों पर, सेंट पॉल के विचारों पर उनके आलोचनात्मक व्याख्यानों ने उन्हें वैसे ही काफ़ी विख्यात बना दिया था। सेंट पॉल्स के नाम से बहुत सारे स्कूल्स इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, आपने नाम सुने होंगे उनके, तो ये वही सेंट पॉल हैं। जॉन कॉलेट के सेंट पॉल पर जो व्याख्यान थे वो मानववाद में धार्मिक दृढ़ संकल्प के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। टॉमस मूर की अगर हम बात करें तो टॉमस मूर एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। उनका प्रोफेशन एक वकील का था, एक राजनीतिक नेता थे और वो इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर भी रहे। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना लोक, यानी एक ऐसी इमेजिनेशन जो कभी भी साकार रूप नहीं ले सकती, लेकिन उस आदर्श इमेजिनेशन की कल्पना की गई है। यद्यपि मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना लैटिन भाषा में की थी, लेकिन शीघ्र ही इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। इस ग्रंथ में मूर ने अपने युग के समाज और सरकार की हास्यपूर्ण आलोचना की। उसने प्लेटो का अनुसरण करते हुए अपनी रचना में एक आदर्श नगर का विवरण प्रस्तुत किया और उस समय इंग्लैंड के नगरों में जो कुरूपता विद्यमान थी उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए एक आदर्श नगर का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड में जो सबसे महान शख्सियत हुई है उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। मानव जीवन के बहुत सारे पहलुओं का और स्थितियों का अंकन करने में शेक्सपियर को जितनी सफलता मिल पाई है उतनी शायद ही किसी को मिल पाई होगी। शेक्सपियर के बहुत सारे कॉमेडी नाटक भी हैं और ट्रेजेडिक ड्रामा भी हैं, जैसे कि हेमलेट है, मैकबेथ है, जो कि ट्रेजेडी ड्रामा की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ओथेलो है जैसे, तो ऐसा माना गया है कि मैकबेथ में स्पेशली ये कहा गया है कि शेक्सपियर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सबसे बुरे से बुरे इंसान में भी कहीं न कहीं मानवीय करुणा का अंश जो है वो विद्यमान रहता है। तो मानवीय स्वभाव को, मानव मन को जिस बारीकी से शेक्सपियर ने उकेरा है उतना आज तक शायद कोई नहीं कर पाया है। इंग्लिश लिटरेचर के बाद आइए हम बात करते हैं पॉलिटिकल लिटरेचर यानी कि राजनीतिक साहित्य के बारे में। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप क्योंकि यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हमें देखने को मिला, मध्य युग में जहाँ सामंत प्रभावशाली थे और उन्होंने राजाओं से भी अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन पुनर्जागरण काल तक पहुँचते हुए हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन हो जाता है और राजाओं की शक्ति का फिर से विकास होने लगता है। तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे पहला जो नाम है वो है दांते का। दांते ने अपनी कृति द मोनार्किया में बताया कि अधार्मिक विषयों में यानी कि पॉलिटिकल फील्ड में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। उसी तरह फ्रांस के विद्वान मार्सिग्लियो ने अपनी कृति डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियोस में यह समझा है कि किस तरीके से पॉप जो है वो यूरोप के केस में, क्रिश्चियनिटी की केस में न केवल रिलीजियस लीडर था बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी था। होली रोमन एम्पायर की जो पूरी अवधारणा है, या एक तरीके से पॉप जो है वो हर राजा को आदेशित कर सकता है, ये जो अवधारणा थी वो कहीं न कहीं उसका अब विरोध किया जाने लगा। इस युग का जो सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक था उसका नाम था मैकियावेली। वह इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था और वहाँ के कई राजाओं का सचिव रह चुका था, इसलिए उसे राजनीतिक दाव पेचों का अध्ययन और मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है द प्रिंस। मैकियावेली पुनर्जागरण युग का पहला लेखक था जिसने स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की, क्योंकि उसका विश्वास था कि धर्म ने राज्य को निर्बल बनाया है। मैकियावेली की तुलना कभी कभी चाणक्य से भी की जाती है। आपने शायद चाणक्य के रेफरेंस में मैकियावेली का नाम सुना होगा। इंग्लैंड का हॉब्स नाम का एक और प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक था जिनके द्वारा लेवियाथन नाम की पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में हॉब्स के द्वारा राज्य की